तो चलिए आज के इस रोमांचक विश्लेषण में सीधे छलांग लगाते हैं, जहां वास्तविकता के धागे पूरी तरह से उधड़ने वाले हैं। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे ऋषि नाम का एक आम इंसान विलन गॉड का अकाउंटेंट बन गया, लेकिन आज हम जिस हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि वो सब कुछ बदल देगा जो हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर एक पल खतरे से भरा है। जरा इमेजिन कीजिए, बाहर रात के अंधेरे में भारी बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, माहौल एकदम शांत और तनावपूर्ण है। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजती है। सिस्टम चेतावनी, खजाने तक अनधिकृत पहुंच का पता चला। ये कोई आम अलर्ट बिल्कुल नहीं था। ये एक सीधे और हिंसक हमले की शुरुआत थी, जिसने महल की शांति को एक झटके में खत्म कर दिया। अब ऋषि बेचारा अपने कमरे में बैठा देर रात तक साम्राज्य के बही खाते सुलझा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि भाई युद्ध के जानवरों पर खाने से ज्यादा पैसा क्यों खर्च हो रहा है। तभी अचानक एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे पूरा का पूरा महल हिल जाता है। जब वो भागकर नीचे पहुंचता है तो देखता है कि खजाने की मजबूत दीवारें टूट चुकी हैं, गार्ड्स मारे जा चुके हैं और उस मलबे और धुएं के बीच कुछ रहस्यमयी योद्धा खड़े हैं। और यहाँ एंट्री होती है द ब्लैक लेजर क्लैन की। ये कोई गली मोहल्ले के लुटेरे नहीं हैं। ऋषि की असिस्टेंट तारू उन्हें देखते ही दहशत से कांपने लगती है। वो बताती है कि ये वो कुलीन हत्यारे हैं जो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेते, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्यों को इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा देने का खौफनाक काम करते हैं। सच में इनकी रेपुटेशन बहुत ही भयानक है। उन हत्यारों का लीडर, जिसकी ठंडी और चांदी जैसी चमकती आंखें थीं, वो सीधे ऋषि की तरफ मुड़ता है और एक बेहद शांत लेकिन खौफनाक आवाज में कहता है, हम लेजर के लिए आए हैं। इस एक लाइन से ही बात एकदम साफ हो जाती है कि उनका इरादा कोई सोना चांदी या खजाना लूटना नहीं था। उनका असली लक्ष्य कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उस खजाने की गहराई में सदियों से छिपा था। इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ खजाने की फर्श बीच से टूटकर खुल जाती है। नीचे से एक बहुत ही पुरानी छिपी हुई तिजोरी ऊपर उठने लगती है। उसमें भारी जंजीरों से बंधी एक विशाल हवा में तैरती हुई काली किताब बाहर आती है। इसके चारों ओर एक गहरी, डार्क और खतरनाक एनर्जी मंडरा रही थी। और तभी सिस्टम पागलों की तरह एक लाल चेतावनी फ्लैश करने लगता है। ये द ब्लैक लेजर है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से वर्जित और शापित कलाकृति है। ये साम्राज्य के अंदर हुए हर एक कर्ज, हर झूठ, हर विश्वासघात और हर मौत का कच्चा चिट्ठा रखती है। सिस्टम ने इसके खतरे का स्तर सीधा विनाशकारी यानी कैटास्ट्रोफिक बताया है। मतलब समझ रहे हैं, ये इतनी खतरनाक है कि इसे तिजोरी के भी नीचे छिपा कर रखा गया था। लेकिन हत्यारों को उनकी मंजिल इतनी आसानी से तो मिलने वाली नहीं थी। अचानक पूरे कमरे में काले रंग की आग भड़क उठती है और हमारी धाकड़ राजकुमारी अनाया वहां प्रकट होती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उन्होंने उन हत्यारों को घूरते हुए कहा, तुमने लेजर को छुआ, तुम्हें छिपे रहना चाहिए था। और बस यहीं से लड़ाई बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाती है और महल के टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पूरे उथल-पुथल और तबाही के बीच वो विशाल काली किताब अचानक अपने आप खुल जाती है। उसके पन्ने इतनी तेजी से पलट रहे हैं जैसे वो जादुई रूप से हजारों लाखों आत्माओं का हिसाब स्कैन कर रही हो। और फिर एकदम से एक भयानक खामोशी छा जाती है। पन्ने पलटना बंद होते हैं और किताब के पन्ने पे सिर्फ एक नाम उभर कर आता है, ऋषि बंसल। और यहीं पर ऋषि की पूरी दुनिया पलट जाती है। लेजर के सामने आते ही उसका पुराना स्टेटस, जो सिर्फ एक बाहरी का था जिसकी मौत वैसे भी पेंडिंग थी, वो पूरी तरह बदल जाता है। उसकी नई नियति क्या है? उसे वो जो अंत को बदल देगा करार दिया गया है। सोचिए जरा, एक डरा हुआ अकाउंटेंट जो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अब इस पूरे ब्रह्मांड की नजरों में एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। द ब्लैक लेजर की वो डार्क एनर्जी अचानक बदलती है और वो एकदम खून की तरह लाल चमकने लगता है। इस बार वो जिस नाम पर लॉक होता है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद साम्राज्य के अमर और सबसे ताकतवर शासक विलन गॉड भैरव का नाम था। और लेजर उस महान और अमर राजा की मौत की भविष्यवाणी कर देता है। स्क्रीन पर एक बड़ा सा नंबर चमकता है, 30। हाँ, सिर्फ 30 दिन। विलन गॉड के पास जीवित रहने के लिए केवल 30 दिन बचे हैं।
ये एक ऐसी उल्टी गिनती है जो पूरे साम्राज्य के भयानक विनाश का साफ साफ संकेत दे रही है। अनाया ये देखकर पूरी तरह से सदमे में जम जाती है। वो एकदम फुसफुसाते हुए कहती है, मेरे पिता ने अमरू को मारा है। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेजर के मुताबिक भैरव की मौत किसी बाहरी दुश्मन के हमले से नहीं, बल्कि अपनों के विश्वासघात के कारण होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महल के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद है जो उन्हें मारना चाहता है। अब ऋषि के सामने एक नया और बेहद खतरनाक आपातकालीन क्वेस्ट आ गिरा है। अब ये सिर्फ एक हमले से बचने की बात नहीं रह गई थी। उसे 30 दिनों के अंदर विलेन गॉड को बचाना है, उस छिपे हुए गद्दार का पता लगाना है और पूरे साम्राज्य को राख होने से रोकना है। दाव अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे और सच कहूं तो लगभग असंभव हो गए हैं। इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए अनाया चुपचाप ऋषि को महल के एकदम निचले और गुप्त हिस्से में ले जाती है। वो प्राचीन लोहे के भारी भरकम गेट खोलती है। अंदर घोर डरावना अंधेरा था। ये कोई आम तहखाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी खुफिया जेल थी जहां शापित नायकों, गिरे हुए फरिश्तों और खतरनाक राक्षसों को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। उस भयानक अंधेरे और दम घूटू खामोशी के बीच से अचानक एक ठंडी सी हंसी गूंजती है। जंजीरों में बंधा एक कैदी बोलता है, तो अकाउंटेंट आखिरकार आ ही गया। उसके ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से सिर्फ और सिर्फ ऋषि के ही आने का इंतजार कर रहा था। जब ऋषि उस अंधेरे में अपनी आंखें गड़ाकर ध्यान से देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। राक्षसों और फरिश्तों के बीच बंधा हुआ वो कैदी कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि बिल्कुल एक इंसान जैसा दिख रहा था। ऋषि अपने इस झटके को रोक नहीं पाता और उसके मुंह से निकल पड़ता है, तुम इंसान हो? वो कैदी बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, मैं था। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जिससे ऋषि का तो जैसे खून ही जम जाता है। कैदी पूछता है, तुम्हारे पास प्रॉफिट कैलकुलेशन सिस्टम है ना? सोचिए, ये एक ऐसा रहस्य था जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऋषि को पता था। तो इसे कैसे मालूम? और जैसे ही वो कैदी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, जो नज़ारा सामने आता है वो सच में डरावना है। उसका पूरा शरीर चमकते हुए डिजिटल सिस्टम कोड से ढका हुआ था। वो कोड उसकी त्वचा पर गहराई से उकेरा गया था, बिल्कुल उसी सिस्टम इंटरफेस की तरह जो ऋषि रोज अपनी आंखों के सामने देखता है। जब ऋषि हकलाते हुए उससे पूछता है कि उसे इस सिस्टम के बारे में कैसे पता, तो कैदी अपनी लाल चमकती आंख खोलता है और एक ऐसा सच बोलता है जो सब कुछ पलटकर रख देता है। वो कहता है, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। इतना सुनते ही ऋषि का अपना सिस्टम पहली बार पूरी तरह से पगला जाता है। एक यांत्रिक और हिंसक अलर्ट हवा में फ्लैश होता है। सिस्टम त्रुटि, क्रिएटर का पता चला, छिपी हुई सच्चाई करीब आ रही है। सिस्टम खुद अपने बनाने वाले के सामने आने पर जैसे टूटता और बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर वो कैदी एक ऐसी बात फुसफुसाता है जो इस पूरी कहानी की नींव ही हिलाकर रख देती है। वो कहता है, ये दुनिया असली नहीं है। जरा सोचिए, अभी तक ऋषि जिस दुनिया को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा था, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा था, वो सब बस एक भ्रम था। इस सच्चाई के सामने आते ही पूरा दृश्य अस्त व्यस्त हो जाता है। ऋषि के चारों ओर हवा में तैरने वाली हर सिस्टम विंडोज हिंसक रूप से ग्लिच करने लगती है। नंबर विकृत होकर टूटने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास की वास्तविकता खुद ही फटने और झिलमिलाने लगी हो। सब कुछ टूट रहा था। एक भारी और दम घोटू खामोशी के बीच कैदी अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक बात कहता है। वो बताता है कि देवता इस साम्राज्य का इस्तेमाल एक खेल के रूप में कर रहे हैं। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और क्रूर मजाक था। पूरी दुनिया, वो अमर राजा, वो खजाना, वो जंग, सब कुछ बस देवताओं के टाइम पास के लिए बनाया गया एक गेम था। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि एक आम अकाउंटेंट उस गेम में कैसे जिंदा बच सकता है जहां सारे पत्ते, सारे नियम उन क्रूर देवताओं के हाथ में हैं। और ऊपर से पूर्ण विनाश की 30 दिन की वो उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। ऋषि इस ब्रह्मांडीय धोखे से कैसे निपटेगा? इस रहस्यमय सफर के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।